Yes, it started now. Hello everyone. My name is Manjit Bhardwaj. I am a chemistry lecturer. आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम लेसन, केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर. और एक चीज बता देता हूँ, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को दो हिस्सों में बांट रखा है. ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर सिंगल एक ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको दो हिस्सों में करने वाले हैं. एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत आसान है, जनरल जनरल टर्म्स है, जनरल जनरल चीजें हैं, आसानी से हो जाता है. आयनिक इक्विलिब्रियम जो वो थोड़ा सा टफर लेवल है. ठीक है, तो हमने उसको अलग बांटा है और इसको अलग कर रखा है. तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्दी निपट जाए, क्योंकि आसान भी है. ठीक है, बहुत बेसिक टर्म्स आएंगी, बेसिक बेसिक चीजें आएंगी, आज हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट है बेटा. ये सारा कुछ हम आज इस टेबल इसके अंदर लेक्चर के अंदर कवर नहीं करने वाले हैं. इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन. देखो, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस एक अलग चीज था, वो थर्मो के अंदर आया था. यहाँ पर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये अलग चीज है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज होती है. तो दोनों को मिक्स मत करना. इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस, फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ. ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ तक करेंगे. लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सब हम नहीं करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विलिब्रियम, स्टेट इन विच देयर आर नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस विद टाइम. सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब टाइम के साथ कोई चेंज ना हो, टाइम के साथ कोई चेंज ना हो, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम. यानी कि चीज जो है, वो चीजें जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है. ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? इक्विलिब्रियम की सबसे सिंपल डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन सबसे अच्छी डेफिनेशन है. यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? आर यू देयर? यस सर। यस. ओके ओके बेटा, थैंक यू. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, यहां जैसा दिखा रखा है. ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो हमारे किसी काम का नहीं है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसी पर हम फोकस करने वाले हैं और किसी पर फोकस नहीं करेंगे. ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है रुका हुआ, कि मान लीजिए कोई रिएक्शन होनी थी, हो गई, खत्म हो गई, बात खत्म, कुछ नहीं हो रहा, अब वो रिएक्शन बंद हो चुकी है. बंद हो जाए जब कोई चीज. एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है रिएक्शन हो रही थी, अब भी हो रही है, लगातार हो रही है और लगातार होती ही जा रही है, वो कभी खत्म ही नहीं हो रही. ठीक है, उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम. कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम को. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास एक टैंकी है. ठीक है, इसके अंदर एक कैप लगा हुआ है बेटा, और नल, टैप, सॉरी कैप नहीं. ठीक है, और यहाँ पर एक और नल मैंने नीचे लगा रखा है, जिसमें से पानी बह सकता है. दोनों नल मैंने खोल दिए और सोचो कि टैंकी जो थी वो यहाँ तक इतनी ही भरी थी, इससे ज्यादा नहीं था पानी उसमें. तो मान लो कि टैंकी के अंदर पानी था 30%, टोटल टैंकी का 30% पानी था. ठीक है, और आपने ऊपर मोटर से नीचे की तरफ पानी आ रहा है, और इस टैप से नीचे की तरफ पानी जा रहा है. तो अब मुझे बताओ 10 मिनट बाद क्या टैंकी का पानी बढ़ेगा या घटेगा? वट विल बी हैपन्ड? जल्दी बताइए बेटा, क्या होने वाला है? पानी बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीमेंट होगा. नहीं होगा डिक्रीमेंट. कैसे? जितना पानी आ रहा है नल से, उतना ही पानी नल से जा रहा है वापस. सेम, सेम टैप है, सेम सब कुछ है. अभी क्या होगा बोलिए? सर मे बी इक्वल रहे। हाँ बिल्कुल इक्वल रहेगा बेटा, सिंपल सी चीज है. ये चीज तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है ना? देखो कैसे. मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि एक टैंकी, ओपन टैंकी है, उसमें से एक बाल्टी आपको पानी लेना है. आपने एक बाल्टी पानी कम कर दिया, फिर मैं दूसरे बच्चों को बोलता हूँ कि इसमें एक बाल्टी आपको डालना है. ठीक है, इक्वल, बिल्कुल बराबर करके. यूं नहीं कि एक बच्चा बाल्टी में से आधा बाल्टी उठा रहा, बिल्कुल बराबर पूरी पूरी बाल्टी बाहर निकालनी, पूरी पूरी बाल्टी वापस अंदर डाल देनी है. तो पानी की कंसंट्रेशन में फर्क थोड़ा पड़ेगा, पानी तो उतना ही रहेगा, है ना? रिमेन सेम. तो जितना टैप में से बाहर निकल रहा उतना ही उधर से वापस आ गया, तो ये हमेशा 30% रहने वाला है. लेकिन पानी तो कम भी हो रहा है लगातार और बढ़ भी रहा है लगातार, दोनों प्रोसेसेस सर हो रही है. हाँ बेटा. यस बोलो. पानी जो है वो लगातार कम भी हो रहा है और लगातार बढ़ भी रहा है, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. दैट इज कॉल्ड, मतलब प्रोसेस चालू है अभी, प्रोसेस हमारा चालू है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. यस, समझ में आ गया? दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दिस. और यही काम की चीज है डायनेमिक इक्विलिब्रियम. हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया ये?
यस, यस ठीक सर। है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पर आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन दो तरह की है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब क्या है? ये वो वाला रिवर्सिबल नहीं कि बहुत 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 कोई चीज छोटी है तो वो रिवर्सिबल है और बहुत बड़ी है तो वो इरिवर्सिबल है। ये वो नहीं है, वो प्रोसेस वाला नहीं है, याद रखना। थर्मो के साथ वाला नहीं, हाँ थर्मो के साथ इसका लिंक नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये अलग चीज है। तो ये क्या है? ये जस्ट रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, नॉट केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, वो थर्मो में क्या था, हमने बोला था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस, रिएक्शंस की बात ही नहीं की थी, प्रोसेस बोला था, है ना। तो वहां पर वो एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज है। तो इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखो क्या होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन को मैं सिंपल बोलूं तो इरिवर्सिबल आप इसे समझ सकते हैं कि आपने आग लगाई, ठीक है, लकड़ी में आग लगाई, लकड़ी जल गई, तो अब वापस लकड़ी बना सकते आएगा कोई? है ऐसा? उसको सारी चीजें दे दें तो लकड़ी बना लेगा वो? कोई भी ऐसा है हमारी क्लास में? इज दिस पॉसिबल? नो सर। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लकड़ी तो जल चुकी है। तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन आती है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी, सीधी सी बात ये है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होगा एक ही डायरेक्शन में, वो वापस उसे रिवर्स किया ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताया था कि बहुत छोटे स्टेप होने चाहिए, इतने छोटे कि इनफाइनाइट टाइम लगे, वो थर्मो में था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप छत पर चले गए वापिस आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, ये हो गया रिवर्सिबल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं आपको एक प्लेन देकर, ठीक है, एक रॉकेट देकर और अर्थ से बाहर भेज दूं और रॉकेट का हो जाए फ्यूल खत्म, है ना। अब वापस आ सकते हो? नहीं आ सकते। ये नो हो सर। ये हो गया इरिवर्सिबल, है ना। दैट इज इट, तो ये वैसा ही है बिल्कुल। तो इसको उसी सेंस में लेना है। तो रिएक्शन विद प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में चलती है रिएक्शंस, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। एक ही डायरेक्शन में वापस नहीं आएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट कन्वर्टेड, ये ऑलमोस्ट वर्ड को बेशक आप काट दो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में बन जाएगी वो। एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, दूसरी डायरेक्शन में वापस तो आ ही नहीं सकती, तो वो प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट बना लेगी, है ना। प्रोडक्ट डोंट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन, प्रोडक्ट रिएक्शन करके फिर से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोडक्ट होते ही नहीं हमारे पास, अवेलेबल ही नहीं होते हैं, है ना, तो रिएक्टेंट क्या बनाएंगे। डोंट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम स्टेट वो इक्विलिब्रियम भी नहीं बनाते। कौन सा इक्विलिब्रियम? देखो यहाँ पर डायनेमिक वर्ड बहुत जरूरी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बनाते हैं, क्यों? स्टैटिक तो बनेगा ही हमेशा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? रिएक्शन हो गई, खत्म हो गई, लकड़ी जल गई, सब कुछ खत्म, अब टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा। जो लकड़ी जली थी उसका जो राख है, ऐश बोलते हैं जिसे, वो भी वहीं पड़ी है, ठीक है, वो हिल तो नहीं रही है। तो यानी कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर डोंट अटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि अब राख से वापस क्या हो रहा है, सोचो जरा, कि राख से वापस क्या बन रहा है? राख से वापस बन रही है लकड़ी, और लकड़ी वापस बना रही है राख। ऐसा नहीं हो रहा, राख बनी, खत्म, बस रिएक्शन खत्म, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो स्टैटिक तो हो सकता है, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ अटेन नहीं होता है। क्लियर है ये बात सबको? डायनेमिक इक्विलिब्रियम को याद रखिएगा, दैट्स इट। सर। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब जरा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अभी ये एग्जांपल थोड़े से अलग से हैं केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, तो आपको इसे ध्यान से देखना है। NaCl एक्वस है, AgNO3 एक्वस है, AgCl सॉलिड है। तो इसमें क्या हुआ, याद रखना, इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे पास हमने दो एक्वस सॉल्यूशन लिए, तो उसमें क्या बना, जब दोनों की रिएक्शन हुई तो नीचे ना सॉलिड AgCl बन गया, ये सॉलिड AgCl है, ठीक है, AgCl। तो जब ये सोलिड AgCl है तो डेफिनेटली ये पानी में घुलेगा ही नहीं। जब पानी में घुलेगा ही नहीं तो पानी से रिएक्शन कैसे, NaNO3 के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? NaNO3 तो अब भी एक्वस है, बट AgCl सोलिड बन के नीचे बैठ गया, तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता, इसलिए ये एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। क्लियर है? ये आपको याद करना बहुत ध्यान से। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेट बन गए मतलब कोई चीज सोलिड बन गई। क्लियर है सबको? यस और नॉट? यस सर। है ना, यस ठीक है। सर। अब दूसरी देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड था और बेस के साथ रिएक्शन करी तो साल्ट बन गया, ठीक है, साल्ट सॉलिड है, बट ये पानी में घुला हुआ होता है, एक्वस ही होता है, ये सॉलिड नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। इसको भी हम एक्वस ही रखेंगे, क्योंकि पानी में रिएक्शन हो रही है तो हम इसको एक्वस ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्वस है, कोई दिक्कत नहीं है। और वाटर है, लिक्विड,
ठीक है, तो ये रिएक्शन भी वापस रिवर्स नहीं जाती। क्यों? हमें पता है कि क्या पानी में नमक घोल दोगे तो HCl और NaOH बन जाएगा? नहीं बनता ना। पानी में नमक हम डेली नॉर्मली डिजोल्व करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। तो क्या वो HCl और NaOH का सॉल्यूशन पी रहा है? ऐसा तो नहीं है। क्लियर है ना। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमेशा क्या होती हैं, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये अब आपको याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन इरिवर्सिबल होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी इरिवर्सिबल होती हैं। बस सीधी सी बात ये है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल के दोनों एग्जांपल याद कर लेना। रिवर्सिबल के भी अब हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे, दो तीन जितने भी हैं। रिएक्शन विच प्रोसीड बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में चले, लेफ्ट से राइट भी जाए और राइट से लेफ्ट भी। ठीक है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रही, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन। रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट ही नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। जब इसका एग्जांपल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे पानी की टैंकी बोल रहा था ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो ये रिएक्शनें रिवर्सिबल वाली वही होती हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहने वाली रिएक्शनों को ही हम क्या बोलते हैं, वो रिवर्सिबल होती हैं। तो यहां पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं, आप कह सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, अगर कोई रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो रिवर्सिबल ही होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, वो कभी खत्म ही नहीं होती, वो रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन। ये उल्टा तो चल रही है, जब जो रिएक्शन उल्टी चल रही है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगी। अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम नहीं, इसको भी मैं लिख रहा हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाएंगे वो, डायनेमिक वाला इक्विलिब्रियम, चलता फिरता इक्विलिब्रियम। यस गाइस, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए? यस जल्दी, सर। है ना, याद करने हैं बेटा, याद रख लेना, सिर्फ क्लियर नहीं है, सारे साफ साफ लिखे हो बट याद करने हैं आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स का रट्टा लगा लेना। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के। अब देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, NO बन गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO बन रहा है, लेकिन NO जो है उतना ही रिवर्स भी जा रहा है। NO उतना ही रिवर्स जा रहा है, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन थी उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर NO जा रहा है। ये क्लियर है सबको? यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वापस बन रहे हैं। तो ये जो हाफ हेडेड एरो होता है, हाफ हेडेड, हाफ हेड है इस तरफ, आधा हेड है इस तरफ, मतलब ये रिएक्शन दोनों तरफ जारी है। इसको हम वैसे ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कई बार। ठीक है, बट एक्चुअल वे जो है वो यही है। ये रियल वाला है, ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक टॉलरेबल है, चलता है, बट एक्चुअल में हमेशा ये नहीं होता है। ठीक है, यस बेटा, समझ में आ गया? यस सर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO बनाएगा। नीचे दे रखा है एग्जांपल, PCl5 PCl3 और Cl2 बनाता है। ये भी रिवर्सिबल है। PCl3 और Cl2 जो है वो वापस PCl5 बनाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। रिवर्सिबल मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर रहने वाली है हमेशा। गुड इवनिंग नैना बेटा, आप लेट आए हो आज, है ना? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई भी रिवर्सिबल रिएक्शन की सबको। रिवर्सिबल मतलब जो सीधी लाइन में चल रही है वो वापस उल्टी लाइन में भी वापस चलेगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों बनाए जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना। नेक्स्ट देखिए, इक्विलिब्रियम की प्रोसेसेस फिजिकल। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है। स्टैटिक होता है, रुका हुआ, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें वैसे भी कोई चेंज नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ही खत्म है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। एक डायनेमिक है, अभी अभी हमने जो एग्जांपल किया वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के थे, है ना। रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, बैक भी जा रही है, लेकिन उसकी टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, 10 मिनट बाद भी अगर आप उसको देखोगे तो वही वैसे की वैसे ही, उतने ही रिएक्टेंट और उतने ही प्रोडक्ट होंगे। ये हम आगे फिर से करेंगे एक बार। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों रिएक्शन सेम जाते हैं, लेकिन चेंज दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पार्टिसिपेट, वो होता है फिजिकल चेंज। और फिजिकल इक्विलिब्रियम भी वही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करें। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन्स विल
पार्टिसिपेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करेंगे, केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, केमिकली बदल जाएगा, ये याद रख लेना। यानी अगर केमिकल सेम रहे तो फिजिकल चेंज है, अगर केमिकल बदल जाए तो क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? तो यहाँ पर अब आपको मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि वो कैसे होंगे। जैसे देखिए फिजिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जैसे फिजिकल प्रोसेस के अंदर कुछ देखते हैं। फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या है, लेट्स सी। सॉलिड लिक्विड, क्या है सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल? वाटर सॉलिड ले लीजिए, आइस, और वाटर ही लिक्विड ले लीजिए। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऐसा होता है। पानी पानी ही रहेगा, पानी बर्फ बनने के बाद में क्या उसका केमिकल नेचर बदल जाता है क्या? यस, टेल मी गाइस। No, sir. No, sir. नहीं बदलता ना, तो पानी पानी ही रहेगा, वो अपना नेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वो केमिकल नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। अगला एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, लिक्विड से वेपर, लिक्विड पानी ले लिया हमने, ठीक है, कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप पानी ही लो। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मेरे को पानी का टेम्परेचर पता है कि कितना होता है, दूसरी चीजों का टेम्परेचर हमें लर्न नहीं है, तो इसलिए वाटर को एग्जाम्पलेट कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी। आयरन ले सकते हो, बट आयरन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमें पता ही नहीं, है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं पता। तो यहाँ देखिए लिक्विड, वैसे चेक किया जा सकता है बट वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू डू दैट। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड वाटर लिया और वेपर वाटर लिया, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड को वेपर और वेपर को लिक्विड में बनाया जा सकता है, यस और नॉट? Yes, क्लियर sir. है ना? तो ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा सॉलिड टू वेपर, इसका एग्जांपल कौन देगा अभी मुझे? ये होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक बार पीछे आया था, सॉलिड टू वेपर, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन याद है किसी को? कैम्फर, यस, हिमांशु हैज गिवन मी द राइट आंसर, कैम्फर, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यस। ठीक है, तो मान लीजिए, सर तो मान लीजिए, नेप्थलीन हाँ बेटा, बॉल्स भी हाँ होता बेटा, है ना? हाँ वो भी बिल्कुल बिल्कुल, नेफ्थालिन बॉल्स भी हैं, यस राइट बेटा, दोनों हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज दैट हम यहाँ कैम्फर ले रहे हैं, यहाँ भी कैम्फर है, दोनों कैम्फर है। ठीक है, तो सॉलिड से वेपर, यानी कैम्फर जो सीधा हवा में उड़ जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर ही, और वापस अगर उसको प्रेशराइज करके, अगर उसको बॉक्स में बंद कर दे, डब्बे में बंद कर दे, तो कैम्फर वापस से सॉलिड से लिक्विड, वेपर से वापस सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये क्या होता है भाई? शुगर, शुगर प्लस वाटर। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, शुगर प्लस वाटर, तो पानी चीनी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, और पानी चीनी में से वापस भी निकाली जा सकती है। पर कैसे, इक्विलिब्रियम कैसे है, ये चलता फिरता, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे है? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सेम फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, मान लो आपके पास में यहाँ पर क्या है, पानी है, इसके अंदर चीनी डिजोल्व कर देते हैं, 1 लीटर वाटर आपके पास, ठीक है, 1 लीटर वाटर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने इसी में चीनी है 300 ग्राम शुगर, इसी के अंदर है। तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, प्लस मतलब ऐड कर दिया, ठीक है, कुछ शुगर क्यूब फॉर्म में, कुछ शुगर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये इस तरह के रेड कलर के कुछ शुगर और ऐड कर दी, जो पानी में घुली नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये जो है, ये प्लस, मान के चलिए 100 ग्राम शुगर मैंने और ऐड कर दी, 100 ग्राम शुगर। तो पानी में 300 ग्राम शुगर है, पानी की कुछ तो कैपेसिटी होगी ना, तो पानी की कैपेसिटी होती है कि पानी में आप चीनी डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, घुल रही है, घुल रही है, घुल रही है, एक लिमिट आएगी, उसके बाद में पानी में चीनी घुलना क्या हो जाएगी, बंद। यस, ये बात सबको पता है? Yes, sir. उस लिमिट पर, उस लिमिट को बोलते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आएगी, आप बाकी कंडीशनें सेम रखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, अगर आप टेम्परेचर बदल देंगे तो वो लिमिट बदल जाएगी, पानी में चीनी और घुली जा सकती है, गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है। तो मान के चलो कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर मैंने पानी में चीनी घोली, और मेरे को समझ में आया कि 300 ग्राम से ज्यादा पानी में चीनी घुलती नहीं है 1 लीटर पानी में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि पानी कितना है, लीटर है या नहीं है। तो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं घुलती, ये मेरे को पता लग गया। अब मैंने क्या किया, मैंने 100 ग्राम और डाल दी, है ना,
तो क्या ये घुल जाएगी क्या? अब मुझे बताइए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक लिमिट के बाद चीनी नहीं घुलती है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने सैचुरेटेड पानी का सॉल्यूशन बना लिया, जितनी चीनी घुलनी चाहिए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर उतनी मैंने घोल दी। अब मैंने 100 ग्राम और डाल दी, अब बताओ ये घुलेगी कि नहीं घुलेगी? नो नहीं सर। घुलेगी। नहीं घुलेगी। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये कहता है, डायनेमिक का मतलब चलता फिरता, यानी समय के साथ चीनी तो पानी में नहीं घुलेगी डेफिनेटली, 300 ग्राम से ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। पर होता क्या है, जो नीचे सॉलिड चीनी थी वो पानी में घुल रही है, अपने आप पक्का घुलेगी। लेकिन जो ऊपर घुली हुई है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि येलो कलर की, मान लीजिए मेरे पास चीनी पहले से पानी के अंदर है, ये मैंने पानी के अंदर चीनी घोल दी। ठीक है, 300 ग्राम चीनी है। ठीक है, अब ये जो येलो कलर वाली चीनी है ये तो नीचे बैठ जाएगी, ये आ जाएगी नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये येलो कलर की चीनी पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगी पाउडर फॉर्म में, और जो रेड कलर वाली चीनी है ये पानी के अंदर ऊपर घुलना शुरू हो जाएगी। यस गाइस, ये बात समझ में आई? मतलब चीनी तो 300 ग्राम ही घुलेगी, पर जो नीचे वाली है वो ऊपर घुलेगी और ऊपर वाली नीचे, अपने आप। मैं कुछ नहीं कर रहा। इसका रीजन क्या है? वाटर के मोलिक्यूल अपने आप वाटर में यूं डुबकियां मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, तो वो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, वो चीनी के मोलिक्यूल को भी टक्कर मारेंगे। भले ही उनका पेट भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन चीनी के मोलिक्यूल्स को भी वो टक्कर लगाते हैं, इसलिए चीनी उनमें नई चीनी घुलनी शुरू हो जाएगी, और जो पुरानी चीनी है जो पाउडर फॉर्म में थी ऊपर पानी में, वो नीचे बैठ जाएगी। ये बात सबको समझ में आई? यस बेटा, यस सर। है ना, सबको क्लियर है ये? तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया, यही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलता फिरता, डायनेमिक का मतलब चलता फिरता, जो चल रहा हो, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमने अटेन कर दिया। इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड थी चीनी, लिक्विड घुल गई। तो अब बताओ मुझे, ये सारी चीनी जो सॉलिड मैंने रेड कलर की थे, वो छोटे छोटे क्यूब थे, वो घुल गए पानी में। अब उसके बाद में जो नीचे पाउडर फॉर्म में चीनी पड़ी है, क्या वो घुलेगी अब दोबारा पानी में? यस और नॉट? सर वो सर टेम्परेचर लिक्विड। बढ़ा देंगे तो फिर तो घुल जाएगी। हमें टेम्परेचर वगैरह सब फिक्स रखना है, तब भी वो घुलेगी बेटा। जब क्यूब थे, क्यूब भी तो घुल रहे थे ना, चीनी तो उतनी घुल चुकी थी। वाटर के मॉलिक्यूल चलना तो बंद करेंगे नहीं, उनकी वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो पाउडर फॉर्म में है, मैंने क्यूब फॉर्म में इसलिए दिखाई क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्यूब फॉर्म में और ये घुल रही है। जो पाउडर फॉर्म में नीचे पड़ी है, चीनी रहेगी पानी में हमेशा 300 ग्राम, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन बदल नहीं रही है, वो हमेशा 300 ग्राम है। टाइम कितना भी बिता लो, 10 घंटे बाद देखोगे तब भी 300 ग्राम ही है। नीचे जो पानी, मान लो नीचे 100 ग्राम चीनी पड़ी है, तो नीचे 100 ग्राम चीनी पाउडर फॉर्म में नीचे पड़ गिर जाएगी, वो येलो वाली नीचे आ जाएगी, रेड वाली ऊपर चलेगी। उसके बाद में रेड वाली नीचे आ जाएगी, येलो वाली ऊपर चली जाएगी, वो पाउडर फॉर्म बन जाएगी सारी चीनी। और मान लो कि मैं चीनी को कोई लेबल कर दूं, जैसे कार्बन 14। कार्बन 14 क्या होता है? कार्बन का एक आइसोटोप होता है, चीनी के अंदर कार्बन होता है, तो मैंने कार्बन 14 वाली एक चीनी बना ली, एक कार्बन 12 वाली चीनी बना ली। तो दोनों चीनियों को मैंने डिसोल्व किया, तो 14 वाली अंदर घुल जाएगी और 12 वाली नीचे बैठ जाएगी। फिर कुछ देर बाद देखा 14 वाली जो थी वो नीचे आ गई, 12 वाली ऊपर चली गई, और इस तरह से इनके बीच में लगातार क्या रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। पानी नीचे वाली चीनी घुलती रहेगी, ऊपर वाली चीनी नीचे बैठती रहेगी। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल टिकने वाले तो है नहीं, वो तो लगातार कोलाइड करते रहेंगे, तो नीचे जो नहीं घुली हुई उसको वो घोलते रहेंगे। अब वो घोल लिया, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, तो वो ऊपर वाला जो घुला हुआ है उसको नीचे उगल देंगे। क्लियर है? यस, ये चीज समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। है ना? अब इसको याद रखना कि ऐसा हमेशा लगातार चलता रहेगा। वो कहते हैं ना कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलता फिरता इक्विलिब्रियम। तो यहाँ ये अब आपको समझ में आ गया, शुगर और वाटर वाला डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फर्दर देखो, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसेस इन लिक्विड, ये भी ऐसा ही होता है। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन जो है वाटर में डिसोल्व रहती है, हाँ भाई, यस सर। पता है ना? तो अब इसमें भी लगातार, इसके अंदर भी लगातार एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। कैसे?
ऑक्सीजन है पानी के अंदर, ये लो मैंने पानी के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भर दिए, ऑक्सीजन पानी के बाहर भी है, ऑक्सीजन के बाहर भी पानी के मॉलिक्यूल लगा दिए। अब बाहर वाली ऑक्सीजन तो आएगी अंदर, ठीक है, और अंदर वाली ऑक्सीजन जाएगी बाहर। क्लियर है? इस तरह से इनके बीच में भी लगातार इक्विलिब्रियम बना रहेगा। मछलियां इसी वजह से सांस लेती हैं पानी में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुलती रहती है लगातार। पानी अगर हिलेगा, जैसे समुद्र में पानी हिलता रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन जल्दी घुलेगी। किसी बच्चे ने एक्वेरियम देखा, वो मछलियां पालते हैं जो लोग, वो छोटा सा कांच का डब्बा, Yes, sir. उसके अंदर एक मोटर लगी होती है, वो गुड़ 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 उसमें बुलबुले से चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं उसका रीजन पता? उसमें से हवा निकलती रहती है लगातार, और अंदर से हवा आती है बाहर, मतलब उसमें बुलबुले उठाने का मतलब कि पानी हिलता रहे। पानी हिलेगा तो उसमें ऑक्सीजन घुलती रहेगी। अगर पानी बिल्कुल नहीं हिलेगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा उसमें। ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो मछलियों को पानी सांस लेने में दिक्कत होगी और मर जाएंगी वो। इसलिए ऑक्सीजन के लेवल को वेल मेंटेन्ड करने के लिए इसको हमेशा चलाए रखते हैं, उस छोटी सी मोटर को। आप लोगों ने कोई मछली पालन वाले बड़े बड़े तालाब देखे हैं? किसी ने देखा है मछली पालन के बड़े तालाब? यस गाइस, एनीवन हैव सीन दैट? देखा किसी ने क्या बेटा? नहीं देखे? देखो उसमें क्या होता है, कभी अगर देखने को मिले, मैंने उसको लाइव देखा है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, एक बड़ा सारा तालाब है, इसके अंदर ना यहाँ पर एक बोट जैसा ऐसा फैन सा होता है, और वो फैन जो है ना वो लगातार इस तरह का फैन सा होता है, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये ऐसा एक फैन सा उसमें लगातार ऐसे चलता रहता है, बोट जैसा होता है ये पूरा, और उसके अंदर एक फैन सा लगा होता है, और यूं चलता रहता है और पानी को उछालता रहता है। ठीक है, जो मछली पालन करते हैं बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर, वो खुद पालते हैं, बड़े बड़े जमीन के ऊपर गड्ढे खोदते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसके अंदर डेली उनको खाना देते हैं मछलियों को, जल्दी जल्दी बड़ा कर सके, जल्दी जल्दी उनका उनका सेल परचेज कर सकते हो। ऐसा बड़ा वाला एक चक्रा सा पानी वाले 3-4 पंखे ऐसे चलते रहते हैं पूरे तालाब में, एक दो नहीं होते, 3-4 होते हैं ऐसे से। ठीक है, और ये वो लोग ना रात को स्पेशली चलाते हैं, दिन में कम लेकिन रात को बहुत ज्यादा चलाते हैं इसे। क्यों? क्योंकि रात को ना पानी एकदम शांत हो जाता है, मछलियां भी थोड़ी कम हिलती डुलती, कम है, चलना फिरना कम हो जाता है, वो भी सोती हैं बेचारी बेचारी रात को, है ना। तो वो घूमती फिरती नहीं है, जिसकी वजह से पानी के अंदर हलचल कम होती है, तो पानी में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है, तो दैट इज वाई वो रात को इसको जरूर चलाते हैं, वरना मछलियां मर जाएंगी। कभी आप देखो तो इस तरह की चीज आपको दिखाई दे तो याद रखना कि वो ये है। ठीक है, जब नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो आपको कोई टेंशन रहेगी नहीं, लेकिन जब मैंने इसको पहली बार क्यूरियोसिटी में देखा तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये इसी वजह से है। ठीक है, और दैट इज वाई फिर मैंने उनके फॉर्म से, वहां जो उनका फार्म था उनसे मैंने कंफर्म भी किया कि ये किस लिए चलाते हो आप लोग, तो उन्होंने बोला जी मछलियों को ना पानी हिलाने से ना पानी साफ होता है। उनको बेचारों को ज्यादा नहीं पता था कि तुम पानी साफ होता है। मैंने कहा पानी हिलाने से कोई पानी साफ होता है क्या? गंदे पानी को जितना हिलाओगे वो तो और ही खराब हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ में आ गया। कहता जी इससे मछलियां मर जाती हैं वरना। मैंने कहा हाँ ठीक है, समझ गया, है ना। तो ये चीज होती है, ये क्लियर है भाई? डिसोल्यूशन ऑफ वाटर और ये सब समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े? यस गाइस, यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल इक्विलिब्रियम, कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम। हमने फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की, फिजिकल आपको बता दिया सारे पॉइंट, अब केमिकल आगे आगे आएगा, तो फिजिकल इनमें से कौन सा नहीं, ये बताना है। जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा, बहुत आसान आंसर है बेटा। सर सी वाला। ओनली सी विल बी द राइट आंसर। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। जिसमें कंपाउंड का फॉर्मूला बदल गया वो फिजिकल चेंज नहीं है। अब बताओ। सर ए। सिर्फ ए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी बता देता हूँ चलो। अब तो बता दो। जिसमें कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में है, वो होता है फिजिकल चेंज। बाकी अगर कंपाउंड का फॉर्मूला बदल जाए तो सारे केमिकल चेंज है। हाँ सर बेटा। डी। हाँ, बी सी और डी सारे के सारे क्या हैं, ये केमिकल चेंज हैं। ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं मैं। बी में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे हैं, फॉर्मूला बदल गया कि नहीं बदला?
सी में क्या हो रहा है, CaCO3 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। CaCO3 तो पत्थर होता है, पता है सबको, संगमरमर का पत्थर, ताजमहल जिससे बना हुआ है वो यही है, प्योर व्हाइट, इसमें कोई इंप्योरिटी ना हो। आपके घरों में जो पत्थर लगते हैं उनमें कुछ इंप्योरिटी होती है जिसकी वजह से वो डिजाइन बन जाते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, रेड है, कोई ब्लैक है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, वो सब इंप्योरिटी की वजह से है। वरना CaCO3 जो होता है वो प्योर पत्थर होता है, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट कलर का। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। चूना, वो जो जर्दा ऐसे करके ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे, सबको पता होगा, लोग देखे होंगे आप लोगों ने, है ना, जो जर्दा लगाते हैं, दैट इज इंजीरियस टू हेल्थ, वो कैंसर फैलाता है। बट उन्हें पैकेट के बाहर लिखा होता है गंदा सारा, कैंसर का साइन भी होता है कि कैंसर होता है इससे, है ना, फिर भी लोग नहीं मानते, आई डोंट नो। तो ये CaCO यानी कार्बोनेट से चूना बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो ये केमिकल चेंज हो गया ना, केमिकली बदल गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है ऑक्सीजन के साथ। क्या इसमें ऑक्सीजन नजर आ रही है आपको, अंदर नहीं है, क्या इससे सांस ले सकते हो, इस ऑक्सीजन से सांस ले सकते हो, इससे नहीं ले सकते, मतलब केमिकल बदल गया। यस गाइस, समझ में आया, सिर्फ ये है फिजिकल चेंज। वाटर सॉलिड था, वाटर लिक्विड आ गया, केमिकल फॉर्मूला सेम है। हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया ये, हमारी बता यस रहे सर। है और ना। फिर आसान था, बिल्कुल आसान था, फिर भी आपको आंसर नहीं आया, देखो। दैट इज वाई हम कहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। क्योंकि अगर मैंने आपको ये बता दिया कि गाड़ी है आपके पास में, उसमें रेस है, ब्रेक है, पेडल है, सब कुछ है, वो सब बता दिया, और आपको बोलूं कि हाँ बेटा आ गई गाड़ी चलानी, ठीक है, चलो खत्म, कैसा होता है क्या, एरोप्लेन चलाने वाले ड्राइवर को, पायलट जो होता है, क्या उसको यही बताया जाता है, उसको बहुत सारी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे ये करना, ऐसे वे करना, सब कुछ पढ़ने के बाद भी फिर उसको जाके सीधा एरोप्लेन में बिठा देते हैं, ये ले भाई चला, क्योंकि मैंने तेरे को सब बता दिया, ये होता है, ये होता है, चला ले अब। वो चला सकता है? आप सबको पता है कि वो नहीं चला सकता। क्यों? चीजें जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, भले ही हमें उसकी सारी थ्योरी आती हो, पर उसकी प्रैक्टिस के बिना उसे नहीं रन किया जा सकता। यही चीज यहाँ है, भले ही आपको सारी थ्योरी पता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, लेकिन आप क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं रन कर सकते बेटा, कितना भी दिमाग क्यों ना हो। दैट इज वाई वी आर सेइंग एनसीईआरटी के, कम से कम एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जांपल होते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सब आप जरूर से जरूर कीजिए। यस गाइज, मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, याद रख लेना, एग्जाम्पल आपके सामने लाइव है, सब आपको पता था, थ्योरी पता थी, मैंने बता भी रहा था, लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। तो दैट इज वाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये उसका आंसर दे रखा है भाई, ये क्या कह रहा है देखो, इट्स नोट, ठीक है, इट इज नोट, इसने खुद बोला इसको कि ये नहीं है, इट इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल, बी वाला, है ना, तो बी राइट है। सी, सो इट्स नोट, ये भी नोट लगा रहा है, ये भी राइट है, ठीक है। फर्दर डी, इसके अंदर भी इट्स नोट, नोट एन एग्जाम्पल, तो ये सारे हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, फिजिकल का, लेकिन हमें तो नॉन फिजिकल वाले बताने थे, तो बी सी डी आर द राइट आंसर्स। क्लियर है बेटा, सेम चीज बता रखी, नथिंग स्पेशल इन इट। आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, तो केमिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम, तो हमने कुछ रिएक्शनें की थी इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, वो इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस ही थी। तो उसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल मेक अमोनिया, हैबर प्रोसेस होता है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, याद रख लेना। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है, तीनों गैसेज हैं, तो क्या करें, बंद डब्बे में होंगी ये। क्या इस रिएक्शन को आप खुले डब्बे में करवा सकते हैं? कोई है हमारी क्लास में जो इसको खुले डब्बे में करवा सकता है? एनीवन एल्स? बंद डब्बे में क्यों होंगी, इसका रीजन बता सकता है कोई मुझे? हाँ बेटा, किसी के पास रीजन है इसका? कोई बोलना नहीं चाहता, सब सो गए क्या? इसको बंद डब्बे में क्यों करवाते हैं, क्या रीजन पता है? यस और नोट कुछ तो बता दो बेटा, मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी आप नो सीख रहे हो, सर। है ना, अभी आप सीख रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है, आपको नहीं आएगा तो हम बैठे हैं ना बताने के लिए, ठीक है। और कैसे आ जाएगा, पहला लेक्चर लगा रहा हूं तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि ये वेपर बन नहीं बेटा, ये हवा में उड़ जाएगा ना, हवा में उड़ जाएगा ये, खुला है ढक्कन, हवा में उड़ जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हवा में उड़ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट कहाँ गया पता भी नहीं लगेगा, सब हवा में उड़ जाएगा। तो ढक्कन बंद करके, गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट हमेशा ढक्कन बंद करके ही प्रोसेस करवाई जाती है, तो चैम्बर बंद होना चाहिए, सीधी सी बात ही है। अब देखो, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम प्रोसेस के अंदर क्या होता है
केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, जो प्रोडक्ट जिस स्पीड से बन रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट का मतलब स्पीड, जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी स्पीड से रिएक्टेंट जो है वो भी उसी स्पीड से वापस बन रहे हैं। या यूं कहो कि रिएक्टेंट जिस रेट से या जिस स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हाँ, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट का बनने का जो रेट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रोडक्ट का बनने का जो रेट है वो इक्वल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन का, बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्टेंट का बनने का रेट। बैकवर्ड मतलब रिएक्टेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनने लगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनने लगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा। रेट मतलब स्पीड, बनने की स्पीड। पानी की टैंकी में पानी आ रहा है, एक टैप से दूसरे टैप से पानी जा रहा है, तो आने का जो स्पीड है पानी का और जाने का जो स्पीड है पानी का अगर इक्वल हो गया तो समझो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने का मतलब टाइम के साथ अब कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है गाइस, टाइम के साथ अब कोई चेंज नहीं होगा। किस चीज में, पानी तो उतना ही रहेगा अब टंकी में, जितना निकल रहा है उतना ही वापस आ रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज वही दे रखी है और इसमें कुछ नहीं है। ये बोल रहा है स्टेट इन विच ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो इस रिएक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिएक्शन हो रही है ना, तो कोई तो चीज है जो इसको रिस्पॉन्सिबली करवा रही है, तो उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, चलाने वाली फोर्स। ड्राइविंग फोर्स दैट इज द फैक्टर टेकिंग द रिएक्शन इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो फोर्स है जो इसे चला रही है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस, आगे बढ़े। यस बेटा, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, फटाफट ये पॉइंट्स पढ़ते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ये तो पहला तो वही है, फर्स्ट पॉइंट सेम है। क्या बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन बैलेंसिंग ईच अदर, वही लिख रखा है डिट्टो। तो इसको तो हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे यही किया हमने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनिशियली वंस रिएक्टेंट आर प्रेजेंट विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्ट एज सुन एज द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड दे स्टार्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए N2 और H2 था, ठीक है, तो सबसे पहले तो यही दोनों थे। तो ये क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं इनिशियली ओनली रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, इनिशियली शुरू में, शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट है, विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट बना लिया, तो ये अमोनिया बन गया। ठीक है, एज सुन एज द प्रोडक्ट फॉर्म, जब प्रोडक्ट बन जाता है दे स्टार्ट बैकवर्ड रिएक्शन। तो प्रोडक्ट बनने के बाद ही बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा ना, उससे पहले कैसे चला जाएगा, वो पहले तो था ही नहीं। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस गाइस, हाँ बेटा, यस सर। है ना, मतलब प्रोडक्ट बनेगा तभी तो बैकवर्ड में जाएगा, यही कह रहा हूँ कि शुरू में तो रिएक्टेंट थे ओनली, बाद में प्रोडक्ट भी बन गए, प्रोडक्ट बने तो बैकवर्ड जाना शुरू हो गए। थर्ड पॉइंट देखिए अब जरा, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। तो देखो ये क्या कह रहा है कि N2 और H2 शुरू में तो भरपूर मात्रा में थे, अब इन्होंने अमोनिया बना दिया, तो इनका कुछ अमाउंट कम हो जाएगा ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ना, रिएक्टेंट डिक्रीजेस, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड, यहां से प्रोडक्ट बनाने वाली स्पीड भी इस रिएक्शन की कम हो जाएगी। यस गाइस, ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी। एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, अब बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है ना वापिस आने वाला वो बढ़ जाए, ये कम हो गया तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट ही बढ़ेगा। ठीक है भाई, ये समझ में आया? सिंपल सिंपल चीजें हैं कि आगे वाली रिएक्शन बढ़ जाएगी, पीछे वाला कम हो जाएगा, बस यही चीज दे रखी है और कुछ नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर ना एक लाइन लगा रहा हूं, ये याद रख लेना, ठीक है। और इस लाइन के बाद में ही आपको ये देखना है, ये एक अलग मैटर है। जब टाइम टी था, व्हेन टाइम वाज टी जीरो, टाइम जीरो, ठीक है, टी फॉर टाइम, जब टाइम जो था वो जीरो था, इसका मतलब उस टाइम पे क्या था, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लो वो कुछ भी थी, ए बी सी, इसने बोला सी, सी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कुछ थी, जितनी भी थी, टाइम जीरो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में कुछ उस टाइम पर, टाइम जीरो पर ही रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, टाइम जीरो है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होगी या नहीं होगी, प्रोडक्ट बने ही नहीं है अभी। हाँ बेटा, क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। उसके बाद देखो द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, भाई जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी तो जीरो होगी ना, उसका रेट भी तो जीरो होगा, ये भी क्लियर है ना, सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये पॉइंट इस हिसाब से देखना कि जब टाइम जीरो था उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सी, प्रोडक्ट तो बने ही नहीं थे तो वो जीरो, और प्रोडक्ट ही नहीं बने तो बैकवर्ड रिएक्शन भी कैसे हो सकती है, तो उसका रेट भी जीरो। अब आगे बढ़ते हैं जरा, फोर्थ पॉइंट इसका देखिए अब जरा क्या कहता है ये, एज द रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस, जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घटेगी, वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, है ना, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑब्वियस है, विच इज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेस, बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेस, ये हम पहले बात कर चुके हैं, फॉरवर्ड बढ़ेगा और बैकवर्ड डिक्रीज जाएगा, तो इस पॉइंट में कुछ नहीं है। आगे देखो एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अब ये चेंज नहीं होगी, ये भी उतनी रहेगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट जीरो नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है, तो ये जरा ध्यान देना अब, कि मान लो मेरे पास यहाँ पर नाइट्रोजन था प्लस हाइड्रोजन था, एरो लगाया, ठीक है, अमोनिया बनाया, अब वो कह रहा है कि यहाँ जो रेट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट, इसका मतलब मान के चलिए कुछ देर बाद, कुछ देर बाद रिएक्टेंट रह गए 70%, प्रोडक्ट बन गए 30%, ठीक है, कुछ देर बाद, अब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अब रिएक्शन चेंज और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही रहेंगे, जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही रहेंगे, मतलब जितनी चीनी पानी में घुलनी थी घुल गई, अब ज्यादा चीनी डालोगे तो घुले तो गी, पर पहले वाली वापस इधर आ जाएगी। तो अगर आपके रिएक्टेंट 70% बने हैं, इन पे आप जोर जबरदस्ती करते हो तो वो प्रोडक्ट तो बनाएंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या होगा, जो रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट तो बन गया, बट प्रोडक्ट जो पहले से बना हुआ था वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, यानी 70% रिएक्टेंट है तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 10 दिन बाद, 1000 दिन बाद, 1000 सालों बाद भी रिएक्टेंट 70% ही रहने वाले हैं, अगर कंडीशन चेंज नहीं होती तो, और प्रोडक्ट 30% ही रहेंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे में बदल रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहा है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बना रहा है प्रोडक्ट, दोनों बराबर चल रहे हैं, भाई तू जिस स्पीड से इधर बनाएगा मैं भी इसी स्पीड से इधर बनाऊंगा, दोनों बराबर चल रहे हैं, तो वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या हो गया, स्पीड क्या होगी, सेम, तो लास्ट में लिखा हुआ है, देखो जरा, ये बात समझ में आई, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो गया। यस गाइस, क्लियर है सबको ये? हाँ बेटा, सबको क्लियर है? यस, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई, कांस्टेंट का मतलब, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी फिक्स हो गई। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, वो बदलती नहीं है समय के साथ, ठीक है, बट फिक्स होने का ये मतलब नहीं है कि वो 50% हो जाएगी, वो कोई भी परसेंटेज हो सकती है, मतलब रिएक्टेंट यहाँ पे मैंने 70% दिखाया, ये 90 भी हो सकते हैं, कि 90% पड़े हुए हैं अभी, 10% ही प्रोडक्ट बना है ना, और रिएक्टेंट हो सकता है कि 1% और प्रोडक्ट 99% बन गया हो, तो ये 50-50 बन जाएंगे इक्विलिब्रियम में, ऐसा मिथ दिमाग में मत रखना, 50-50 हो सकते हैं, लेकिन हमेशा 50-50 होते हैं, ये गलत है। यस बेटा, समझ में आ गया है सबको? यस सर।
तो ये कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, इसलिए मैंने 70-30 लिखा, ना कि 50-50, और इक्विलिब्रियम यहाँ बन गया 70 और 30 पर। अब 70-30 वाली परसेंटेज कभी नहीं हिलने वाली, चाहे आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ 4 ग्राफ आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से करना, ठीक है। क्या कहता है ये ग्राफ? तो देखो सबसे पहले ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख रखा है, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड, RF लिखा हुआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ये, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट का मतलब स्पीड है, याद रख लेना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिख रखा है, मतलब मैंने क्या बताया था, रेट दोनों का, स्पीड तो दोनों की बराबर हो जाएगी ना। अगर मान लो एक की स्पीड कम है, फॉरवर्ड की स्पीड कम है, बैकवर्ड की ज्यादा है, तो बैकवर्ड वाले तो सारे रिएक्टेंट बना देंगे। यस बेटा, ये समझ में आ रहा है? स्पीड दोनों की बराबर रहेगी, स्पीड कभी भी कम ज्यादा नहीं हो सकती, अगर कम ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। रिएक्शन की स्पीड दोनों की बराबर रहेगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना इसी में कि मैं क्या बता रहा हूं, ये थे रिएक्टेंट और ये थे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, ये कॉमन सी बात है, रिएक्टेंट तो कम ही होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। दोनों का रेट, रिएक्टेंट शुरू में क्या थे, ज्यादा थे, तो उनका रेट क्या था, ज्यादा था, इसलिए ऊपर लगा हुआ रेट, स्पीड की बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन नहीं, स्पीड। रिएक्टेंट का जो स्पीड है वो ज्यादा था शुरू में, प्रोडक्ट का तो स्पीड ही नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट थे ही नहीं, जीरो थे प्रोडक्ट। तो जैसे ही प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हुए, तो जैसे जैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ी उनकी स्पीड भी बढ़ती गई, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डाउन होगी तो उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये रेट के बारे में है, और लास्ट में इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम पे दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट की, यानी कि उनकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी, स्पीड बराबर होगी, कंसंट्रेशन नहीं। मैंने कंसंट्रेशन बोला 70-30 पे इक्विलिब्रियम बन सकता है, बन सकता है बिल्कुल। यहाँ भी से 50-50 मत समझ लेना, ये वो ग्राफ है जिसकी वजह से बच्चे 50-50 समझते हैं, लेकिन आगे वाले ग्राफ जब समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था रेट, यहाँ पर रेट की बात चल रही थी। अब यहाँ देखो ये है कंसंट्रेशन, नेक्स्ट ग्राफ में। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में कुछ तो होगी ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, देखो बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे चली गई, और फिर एक टाइम आया इस जगह पर जहां इसने ग्राफ में दिखा रखा है ये दोनों पॉइंट, इसके बाद टाइम बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स रह रही है, कंसंट्रेशन जीरो पे कभी नहीं आएगी, क्यों, इक्विलिब्रियम आ गया। यस बेटा, ये समझ में आया? यस सर। तो अब यहाँ इसी ग्राफ के अंदर अगर मैं ये कहूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई ना, 40% लगा ली मैंने, किससे कम होगी, देखो प्रोडक्ट की बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कम हो रही है, तो प्रोडक्ट बन गए 60%, रिएक्टेंट से ज्यादा बन गए, इसके बाद और ज्यादा नहीं बन रहे वो। तो यहाँ मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को अगर याद रखोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में हमेशा फिक्स रहेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। प्रोडक्ट है 60%, रिएक्टेंट है 40%। अब देखिए रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए और रिएक्टेंट 40% हो गए, तो इक्विलिब्रियम बन गया, और प्रोडक्ट 60%, तो प्रोडक्ट ऑब्वियस है, प्रोडक्ट 60% हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट वाला ग्राफ ऊपर है, रिएक्टेंट वाला नीचे है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। बट टाइम बढ़ाने पर अब इस कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, टाइम बढ़ रहा है और बढ़ा लो, कितना बढ़ा लो, अब इनकी कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, फिक्स। यही तो था इक्विलिब्रियम, जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए समय के साथ, समय बदल रहा है बट कंसंट्रेशन नहीं बदल रही है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा? यस सर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की कम होगी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की बढ़ गई, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कम है, बट ये भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट ज्यादा रह जाए, जैसे 70-30 वाला मैंने बताया था एग्जांपल, वो देखते हैं अब नेक्स्ट उसमें। ये वही पॉइंट है जो आपको मैंने अभी समझाए हैं, ठीक है, इन्होंने तो 2 लाइनों में खत्म कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब ये वाला ग्राफ, थर्ड ग्राफ क्या कहता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी, कम हुई, बेशक कम होएगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, बेशक बढ़ेगी, नो डाउट टू इट, लेकिन यहाँ बढ़िया बात ये कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अभी भी प्रोडक्ट से ज्यादा है, मान लो ये 60% है, तो नीचे वाला 40% है, अब उल्टा हो गया, यही रिएक्शन, फिर से वही रिएक्शन लिख रहा हूं, N2
प्लस 3H2 बैलेंस है तो 3H2 लिखेंगे, रिवर्स में जाएगी, NH3 बनेगा। NH3 कितना बनेगा, ये 2NH3 बनेगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन अब 60% है, मतलब रिएक्टेंट 60% है और प्रोडक्ट जो है वो 40% ही है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम रहेगी ना रिएक्टेंट से, इसलिए रिएक्टेंट की देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो यहाँ है, अगर सही देखो तो कंसंट्रेशन ये है, और प्रोडक्ट की कितनी है, प्रोडक्ट की यहाँ है, कंसंट्रेशन तो यहाँ दिखा रखी है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ग्राफ में कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है ना। तो मैंने वो चीज रिएक्शन में भी लिखी और यहाँ आपको ग्राफ में भी दिखाई, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल है। आप ये मत समझना कि ये दोनों ग्राफ मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले में रेट था, रेट दोनों का हमेशा बराबर रहेगा, फर्स्ट ग्राफ रेट को दिखा रहा था, रेट हमेशा बराबर रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। सेकंड ग्राफ के अंदर रेट नहीं था, कंसंट्रेशन थी। तो कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी 1%, 99% भी हो सकती है ना। तो रिएक्टेंट ज्यादा भी बच सकते हैं, कम भी बच सकते हैं। इस केस में रिएक्टेंट ज्यादा बचे हैं, पहले वाले केस में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, नीचे आ रहा था एक ऊपर। और ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई। देखो कंसंट्रेशन यहाँ बराबर हो गई, रिएक्टेंट कम हुए, प्रोडक्ट बढ़े, दोनों की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 50%। अब बराबर हो गई क्योंकि देखो यहाँ कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे आ रही है, दोनों की बराबर है। अब बराबर में मैं क्या कहूं, 50-50 कर सकते हैं फिर तो 50%। इट इज ऑलवेज परसेंट, नॉट इन मोल, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो यहां अगर मैं अब ये बात ठीक है, लेकिन इस बात से बच्चे चिपक जाते हैं और उनको लगता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो, ठीक है। बट ये ऑलवेज नहीं होता। हमने 3 ग्राफ देखे, तीनों ग्राफ में एक ग्राफ में 50-50% है, दूसरे में एक में 40-60, एक में 60-40 है, उल्टा। और चौथा ग्राफ जो सबसे पहला था वो था रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल रेट ऑफ फॉरवर्ड, वो उसके लिए था। यस गाइस, ये चारों ग्राफ सबको समझ में आ गए, यस और नॉट, प्लीज टेल मी बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से पूछने वाला हूं कि ये ग्राफ क्या थे और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से आना चाहिए, लिख के बनाना है सबको, ठीक है। नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे बट लिख के बनाना है, याद रख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सारे कैरेक्टर हम कर चुके हैं लगभग, ठीक है। मैं फटाफट रीड करूंगा। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। पहली बात, डायनेमिक का मतलब पता है ना, हमेशा चलता रहता है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा चलता रहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। मैंने सबसे पहले यही बोला था कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक से हमें मतलब होगा, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही होता है और उसी से हमें मतलब होता है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, इक्विलिब्रियम इज इन्वॉल्विंग गैसेस एस्टेब्लिश इन क्लोज कंटेनर। ये भी बता चुका हूं मैं, जो गैसेस वाला इक्विलिब्रियम होता है वो सिर्फ बंद डब्बे में ही होता है। क्यों, खुले डब्बे में से गैसेस बाहर निकल जाएंगी, क्लोज सिस्टम क्लोज कंटेनर में ही होगा। यस गाइस, क्लियर है ये पॉइंट सबको? हाँ बेटा, ये सबको क्लियर है ना? सब यस सो सर। गए? हाँ, सोया मत करो बेटा, जागते रहा करो। मुझे भरोसा रहता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब आप लोग आंसर नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि समझ में ही नहीं आ रहा, फिर हमारी मेहनत ही खराब जाती है ना। तो हमारा मेन एम ये है कि आपको समझ आए। नहीं आ रहा है, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, ठीक है। आप लोगों को बताया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सिस्टम मूव फॉरवर्ड टुवर्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ स्पॉन्टेनियस। थर्ड पॉइंट कहता है वो इक्विलिब्रियम की तरफ देगा। देखो सिस्टम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करेगा, है ना। कोई भी रिएक्शन है वो वहीं पर तक जाएगी, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट बनने के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मतलब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने लग जाएगा। तो वो स्पॉन्टेनियसली क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। इस लाइन का मतलब है कि वो अपने आप इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, ठीक है। बकवास लाइन है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट देखो, कैटलिस्ट अनअफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है भाई, किसी को पता है? जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं सर, वो होते हैं कैटलिस्ट। रिएक्शन का पार्ट नहीं होते। यस यस यस, ठीक है। तो मतलब वो रिएक्शन को स्पीड को बढ़ाने में काम देते हैं, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, मतलब स्पीड बढ़ा देगा रिएक्शन की। तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। स्पीड बढ़ा दी मतलब टाइम कम लगेगा इक्विलिब्रियम आने में, लेकिन इक्विलिब्रियम जिस कंसंट्रेशन पे आएगा ना वो उसी पे आएगा। मान लो 70% हमारे रिएक्टेंट है, 30% प्रोडक्ट बने हैं और इस कंसंट्रेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम आ जाता है,
हम ये मान लें, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उसी कंसंट्रेशन पर आएगा। तो जैसे ही हम कैटलिस्ट डाल देंगे, तो पहले क्या था, नॉर्मल रिएक्शन करवाने में मान लो 10 मिनट लगते थे, मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट डालते हो 5 मिनट में होगी रिएक्शन, 5 मिनट में 70 और 30% वाली कंडीशन आ गई, तो 5 मिनट में ही इक्विलिब्रियम बन गया। इक्विलिब्रियम बनेगा जल्दी अगर कैटलिस्ट लगाओगे। अगर कैटलिस्ट का एक अपोजिट होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, तो वो स्लो कर देगा रिएक्शन को, वो धीरे धीरे बनेगा, इक्विलिब्रियम तक धीरे धीरे पहुंचेगा, बट पहुंचेगा तो इक्विलिब्रियम पर ही। इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं डाल सकता, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वही रहेगी जो उनको रखनी है, रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। वो हो सकता है 70-30, 10-90, 20-80, 30-70, कुछ भी हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है, जैसा हमने तीनों ग्राफ्स में देखा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड। ये तो आपको डायरेक्ट पता लग गई, हमने शुरू में ही बता दिया था। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। ये भी हम क्लियर कर चुके ना, कांस्टेंट हो जाएगी वो कंसंट्रेशन दोनों की, है ना, वो समय के साथ अब बदलेगी नहीं, यही तो इक्विलिब्रियम होता है। 7th पॉइंट देखो भाई, किसी ने पीछे वाला लेक्चर लगाया था ना, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जीरो होता है। फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज जीरो एट इक्विलिब्रियम। यस, याद है किसी को? यस सर। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है इक्विलिब्रियम पर। हाँ बेटा वही है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। 8th पॉइंट है इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द बोथ डायरेक्शन। 8th पॉइंट और 9th पॉइंट सेम है। जनरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। आइदर डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन कही। अब ये क्या है कि ये कहता है कि अगर मान लो N2 प्लस H2 और आप बना रहे हो अमोनिया, ठीक है, तो यहां अगर हम इसको बैलेंस नहीं करते हैं, ये मान लो 70% और ये इक्विलिब्रियम बन गया, ये मान लो 30% है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास अमोनिया है, ओनली अमोनिया, तो अमोनिया भी ऑटोमेटिकली N2 और H2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब अमोनिया 30% हो जाएगा, तो अपने आप वो, और ये 70% बन जाएगा, तो अपने आप इक्विलिब्रियम फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन अपने आप होने लग जाएगी। क्लियर है, ये बात समझ में आई? मतलब आप अमोनिया लेकर भी, आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही अमोनिया बना रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, आप अमोनिया लेकर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं, और तब भी इक्विलिब्रियम उसी कंसंट्रेशन पे बनेगा। देखो दोनों की कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है बेटा। और यही है आपका 9th पॉइंट एंड 8th पॉइंट, एक ही चीज है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। यस गाइज, समझ में आ गया बेटा ये सबको? यस सर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। अब आप लोग मुझे, मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और मुझे अपने डाउट्स बताइए। एनीवन हैव एनी डाउट?